students. Today I am going to explain class 7th history chapter 2 Emergence of New Kings and Kingdoms. Students, जैसा कि आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मेडिवल पीरियड का स्टार्टिंग 8th सेंचुरी में हुआ था और उसका लास्ट 18th सेंचुरी में हुआ था। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना था कि मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। आज के इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ली मेडिवल पीरियड में यानी 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक कौन कौन से न्यू डायनेस्टीज स्थापित हुए और कौन कौन से न्यू किंग्स हुए। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से जानें कि अर्ली मेडिवल पीरियड में कौन कौन से मेन राजा महाराजा हुए, उन्होंने कौन कौन सी एम्पायर्स खड़ी की। साथ ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी थी, उन्होंने आर्किटेक्चर और आर्ट में कौन कौन सा डेवलपमेंट किया था, कौन कौन से फेमस मंदिर बनवाए थे, इत्यादि बातों को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर इमर्जेंस ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अर्ली मेडिवल पीरियड ने पूरे भारत में बहुत सारे न्यू किंगडम्स और न्यू किंग्स का राइजेस देखा यानी उत्थान देखा। नॉर्थ इंडिया में पाल, गुर्जर प्रतिहाराज, राजपूत राज्य और गजनवियों और गोरियों का शासन था। राष्ट्रकूटाज ने डेक्कन में रूल किया। साउथ में पल्लवाज, पांड्याज और चोलाज ने रूल किया। नाउ द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उत्थान। 7th सेंचुरी तक कई न्यू लैंडलॉर्ड्स और योद्धाओं ने सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में नए नए राजवंशों का उत्थान किया या उदय किया। वे बड़े बड़े रूलर्स के अधीन रहते थे और खुद को सामंत कहते थे। वे अपने रूलर्स को सैन्य टुकड़ी प्रदान करते थे। साथ ही अपने रूलर्स के लिए यानी राजा के लिए गिफ्ट्स ले जाते थे, जिसको हम नजराना कहते हैं हिंदी में। साथ ही उनके दरबार में हाजिरी भी देते थे यानी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। यानी राजा जब उनको बुलाता था तब उनको राजा के कोर्ट में यानी दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। जब रूलर्स कमज़ोर पड़ते गए यानी ये बड़े बड़े जो महाराजा थे वो कमज़ोर होते गए तो सामंतों ने अपने आप को राजा के नियंत्रण से, कंट्रोल से आज़ाद कर लिया और खुद को महासंतों के रूप में घोषित कर लिया और महामंडलेश्वर चक्र के महान शासक के रूप में या स्वामी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। यानी ये महामंडलेश्वर जैसी ऊंची ऊंची उपाधियां या टाइटल धारण कर लिए ये सामंतों ने, राजाओं से मुक्त होकर यानी राजाओं की अधीनता को नेग्लेक्ट करके अपने आप को महासामंतों के रूप में स्थापित कर लिया। द पालाज, पाल शासकों ने बंगाल, बिहार और झारखंड रीजन में अपना शासन स्थापित किया। पाल वंश के प्रथम रूलर गोपाल थे। उन्होंने और उनके पुत्र धर्मपाल ने राज्य का विस्तार किया और उसे मजबूती प्रदान किया। धर्मपाल और देवपाल इस डायनेस्टी के ग्रेट रूलर्स थे। धर्मपाल एडी 780 से लेकर 815 तक रूल किए। वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई सफल युद्ध भी लड़े। वे एक बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की स्थापना की, जो आगे चलकर एक महान विश्वविद्यालय बन गया।
उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया तथा व्यापार को इनकरेज किया। उनका सक्सेसर उनके पुत्र देवपाल, जिन्होंने एडी 815 टू 855 तक रूल किया, वह एक सफल रूलर भी था। उसने अपने नेबर्स स्टेट्स के साथ कई राजपूत वंशों को भी सताया, यानी राजपूत डायनेस्टीज को उन्होंने बहुत परेशान किया, उनसे युद्ध किया और उन्हें हराया। वह एक ग्रेट स्कॉलर और एक ग्रेट बिल्डर भी था, यानी एक महान विद्वान और एक महान वास्तुकार भी था। उसने बौद्ध गया में एक फेमस टेम्पल, महाबोधि टेम्पल का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में पाल डायनेस्टी ने साउथ ईस्ट के देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की भी स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर बहुत कमजोर शासक थे, इसलिए उनका राज्य 12th सेंचुरी के अंत में मुस्लिम रूलर्स को चला गया। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, यानी राजा का बेटा, या अगर किसी राजा को बेटा नहीं है तो वो जिसको अपना बेटा मानकर अपना उत्तराधिकारी बनाएगा उसे हम लोग सक्सेसर कहते हैं। वही राजा के बाद शासन को संभालता है या शासन की बागडोर को संभालता है। प्रतिहाराज ने 8th सेंचुरी की शुरुआत में अवंती और साउथ राजस्थान के कुछ पार्ट पर रूल किया। वे मलेच्छों या विदेशियों या शायद अरबों को हराकर बहुत ही फेमस हुए। इस डायनेस्टी का पहला महान शासक नागभट्ट था। उसने सिंध के अरबों को भी हराया। मीर भोज या राजा भोज इस डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने एडी 836 टू एडी 885 तक रूल किया। उन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की और इसे अपनी राजधानी बनाया। भोज ने अपने बेटे महेंद्रपाल को अपना सक्सेसर बनाया, यानी उत्तराधिकारी बनाया। उसने और भी अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया और अपने एम्पायर्स को और अधिक एक्सपेंड किया, यानी विस्तार किया। उसके उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर कमजोर हुए और वे आक्रमणों से अपने स्टेट की रक्षा नहीं कर सके। अतः 1018 में गजनी ने प्रतिहार रूलर्स को हराया और जल्द ही इस डायनेस्टी का अंत हो गया। कर्नाटक के चालुक्याज के पतन के बाद वे सत्ता में आए। वे मतलब राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूटाज स्टेट का फाउंडर था यानी संस्थापक था, ने चालुक्यों के शासक कीर्तिवर्मन को उखाड़ फेंका और डेक्कन के एक बड़े पार्ट पर अपना रूल स्थापित किया। राष्ट्रकूटाज अपने रूलर अमोघ वर्ष 14 टू 78 एडी तक के शासनकाल में गौरव के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। ध्रुव भी इस डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण शासक था। वे पहले राष्ट्रकूट रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के वर्चस्व के लिए छेड़े गए त्रिपक्षीय संघर्ष में यानी ट्रिपटाइल स्ट्रगल में एक निर्णायक हस्तक्षेप किया या पार्टिसिपेट किया। नाउ राष्ट्रकूटाज ने आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में पत्थरों को काटकर बनाए गए कैलाश मंदिर उन दिनों के शानदार काम थे, यानी पत्थरों को काटकर बनाए गए सुंदर मंदिर का एक शानदार एग्जाम्पल। नाउ ट्रिपटाइल स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष। ट्रिपटाइल स्ट्रगल राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ। कन्नौज ने बहुत सारे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पाया। किसके समय में? तो राजा हर्षवर्धन के समय में कन्नौज जो था पॉलिटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था।
और इसने राजा हर्षवर्धन के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी पाया था। इसका लोकेशन ऐसा था जिसने भी कन्नौज को पाया वह पूरी गंगा वैली यानी गंगा घाटी पर कंट्रोल कर सकता था। 8th सेंचुरी के बाद से पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज तीनों कन्नौज को जीतने के लिए स्ट्रगल में शामिल हो गए थे। यह स्ट्रगल 2 सेंचुरीज तक चला। इस संघर्ष ने तीनों डायनेस्टीज को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। 2 सेंचुरीज यानी 200 सालों तक इन तीनों महाशक्तियों का संघर्ष चलता रहा। 3 शक्तियों के बीच के इस संघर्ष को ट्रिपटाइल स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इतिहास में डिस्क्राइब किया गया, यानी यह इतिहास में वर्णित है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इन राजाओं का या राष्ट्रकूटाज का प्रशासन क्षमता कैसी थी, ये किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाते थे। ये रूलर्स अक्सर महाराजा धीराज की पदवी यानी टाइटल धारण करते थे या त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी ऊंची ऊंची उपाधियां धारण करते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स 3 लोकों के राजा या स्वामी। उन्हें अपने सामंतों, ब्राह्मणों, किसानों और व्यापारियों के साथ पावर शेयर करनी पड़ती थी, यानी सत्ता शेयर करनी पड़ती थी। टैक्स कलेक्टर या रेवेन्यू कलेक्टर्स और सेना का कार्यालय पद, यानी ये जो बड़े बड़े पदों पे बहालियां होती थी, नियुक्तियां होती थी, वो हेरिडिटरी यानी वंशानुगत थी। अगर किसी का पिता अच्छे पद पे है तो उसका बेटा को भी वही पद मिलता था। बड़े और प्रभावशाली परिवारों से ही नियुक्तियां की जाती थी। आम जनता को इन पदों पर बहाली नहीं की जाती थी। बड़े बड़े परिवारों से, प्रभावशाली परिवारों से ही लोगों को नियुक्त किया जाता था। ब्राह्मणों को अक्सर राजाओं के अधिपति अर्थात भूमि अनुदानों का स्वामित्व दिया जाता था, यानी भूमि का मालिकाना हक ब्राह्मणों को राजाओं की तरफ से दिया जाता था। और एकत्र किए गए रेवेन्यू और इन लैंड से या इस जमीन से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था या टैक्स कलेक्ट होता था, उस पैसे को मंदिरों और किलों के निर्माण पर खर्च किया जाता था, ताकि राजा के पर्सनल घरानों के यानी राज दरबारों के जो खर्च हैं उनकी भी पूर्ति की जा सके, यानी राजा को वित्तीय सहायता भी पहुंचाई जा सके। और साथ ही राजा को युद्ध लड़ने के लिए भी सामग्रियों का इंतजाम हो सके। तो इन पैसों को इस तरह से राजघराने पर भी खर्च किया जाता था और युद्ध के लिए भी खर्च किया जाता था। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 700 AD से लेकर 1200 AD तक मेन एम्पायर्स जो हुए थे इंडिया में, उसको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से डायनेस्टीज स्थापित हुए, साउथ इंडिया में कौन कौन से डायनेस्टीज स्थापित हुए, और ट्रिपटाइल स्ट्रगल जो है वो किन किन राजाओं के बीच हुआ था। ये सभी चीज़ आप इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ में क्या है, चौहानाज हैं, गुर्जर प्रतिहाराज है, परमाराज हैं, चंदेलाज हैं और भी बहुत सारे डायनेस्टीज हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इधर ईस्ट में कि प्रतिहाराज और पालाज इनका शासन था। यहाँ पर बंगाल में पाल शासक और प्रतिहार शासक, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, और इधर साउथ में आप देख सकते हैं राष्ट्रकूटाज। तो इस तरह से इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अर्ली मेडिवल पीरियड में कौन कौन से मेन एम्पायर्स हुए थे और उन्होंने इंडिया के किस किस पार्ट में रूल किया। कई रूलर्स ने यानी शासकों ने प्रशस्ति में अपनी अचीवमेंट्स या उपलब्धियों का वर्णन करवाया, जिसका अर्थ होता है
प्रशंसा में, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में, वे सच नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। इनकी रचना ब्राह्मणों ने की थी और हम यूं कह सकते हैं कि उस समय, यानी जिस समय ये शासक लोग प्रशस्ति में अपने गुणगान करवाया करते थे, अपनी प्रशंसा में लिखवाया करते थे ब्राह्मणों से, तो उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे वो अपने दरबार में विद्वानों को, ब्राह्मणों को आश्रय देते थे, यानी संरक्षण देते थे, और बदले में वो ब्राह्मण राजा के प्रशंसा में या राजा को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा भरी बातों को, उनके युद्ध कौशलों को, उनके युद्ध में जीते गए प्रदेशों की चर्चा, उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों और बड़े बड़े महलों के बारे में विस्तार से उन प्रशस्ति में लिखा करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रशस्ति, और उसका अर्थ होता है प्रशंसा में। तो इस तरह से बड़े बड़े राजा महाराजा प्रशस्ति भी बनवाया करते थे। द राजपूत्स, कई राजपूत किंग और किंगडम्स इस पीरियड में स्थापित हुए, जिनमें तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, प्रतिहाराज और चंदेलाज प्रमुख डायनेस्टीज थे। तोमर्स ऑफ दिल्ली, 8th सेंचुरी में तोमर रूलर्स ने ढिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की। बाद में चौहानों ने उनके इस एम्पायर्स को हथिया लिया और दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया। चौहानाज ऑफ राजस्थान, चौहानों को चहमन के नाम से भी जाना जाता था। सबसे शक्तिशाली चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थे। इनका कार्यकाल 1179 टू 1192 तक था। उन्होंने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया। हालांकि ठीक एक साल बाद तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और बाद में उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासो नामक एक लंबी कविता पृथ्वीराज की उपलब्धियों पर उनके दरबारी कवि और मित्र चंद्रवरदाई द्वारा रची गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सोलंकीज ऑफ गुजरात, सोलंकीज गुजरात के चालुक्यन के रूप में भी जाने जाते थे। सिद्धराज सबसे शक्तिशाली शासक थे। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर और मढ़ौरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजवंशों के द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है और आज भी पर्यटक लोग उसे देखने दूर दूर से आते हैं। परमाराज ऑफ मालवाड़, भोज परमारों का सबसे शक्तिशाली रूलर था। धार परमार राजाओं की राजधानी थी। उदयपुर का प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर परमारों के द्वारा बनवाया गया था, यानी परमार शासकों ने उदयपुर का प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि उस समय मंदिर बनवाना बहुत ही गर्व की बात समझी जाती थी और प्रत्येक फेमस राजा अपने समय में बड़े से बड़े मंदिर का निर्माण करवाता था, जिससे कि उसके धन वैभव और उसके शक्ति का प्रदर्शन होता था। प्रतिहाराज ऑफ कन्नौज, कन्नौज के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार से डिफरेंट थे, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने बहुत से शॉर्ट पीरियड के लिए ही रूल किया, उन्होंने बहुत कम समय के लिए रूल किया था, उनका कार्यकाल बहुत शॉर्ट था। चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंडा, कन्नौज के प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेलों ने उनके कई रीजन्स पर अधिकार कर लिया था। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। यहां उनके द्वारा बनवाए गए कई मंदिर हैं। उनमें से सबसे फेमस कंदरिया महादेव का मंदिर है।
कीर्तिवर्मन, जो कि चंदेल राजवंश का सबसे शक्तिशाली रूलर था। इन्होंने ही ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। मेडिवल पीरियड या मध्यकालीन राजवंशों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सेनाओं का निर्माण करना और मंदिरों का निर्माण करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। जब वे एक दूसरे के रीजन पर अटैक करते थे तो उनका निशाना अक्सर मंदिर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि मंदिरों में अकूत धन यानी अपार धन संपदा होती थी, इसलिए वो लोग आक्रमणों में मंदिरों को ही निशाना बनाते थे और मंदिरों को लूटकर धन संपत्ति कलेक्ट करते थे। हिस्टोरिकली फेमस रूलर्स में से एक अफगानिस्तान का महमूद गजनी था। वह 997 से लेकर 1030 एडी तक शासन किया और सेंट्रल एशिया, ईरान और सब कॉन्टिनेंट के यानी उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक अपना कंट्रोल बढ़ाया। उसने इंडिया पर 17 बार अटैक किया। 1000 टू 1027 एडी के बीच में उसने इंडिया पर 17 बार अटैक किया। उसने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अधिकांश आक्रमण थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ जैसे महत्वपूर्ण मंदिर नगरों पर होते थे, क्योंकि वो हर बार अपना निशाना किसी न किसी मंदिर नगर को बनाता था जहाँ पर फेमस टेम्पल्स होते थे। उसी जगह को अपना निशाना बनाता था। हर बार उसने विजय प्राप्त की और बहुत बड़ी संपत्ति लूटकर वो अपने देश ले जाता था, क्योंकि उसे पता था, उसने सुन रखा था कि इंडिया के मंदिरों में बहुत सारी धन संपत्ति होती है, इसलिए वो हर बार अपना निशाना मंदिर नगरों को ही बनाता था। इंडियन रूलर्स उसका विरोध या सामना नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके सामने टिक नहीं पाते थे। उसने यानी महमूद गजनी ने गजनी में, जो कि उसकी राजधानी थी, शानदार कैपिटल बनाया गजनी को। वह उन लोगों के बारे में और अधिक जानने में इंटरेस्ट रखता था, यानी रुचि रखता था, जिस पर उसने विजय प्राप्त किया। अर्थात जिन रूलर्स को उसने हरा दिया युद्ध में, उसके बारे में भी वह जानकारी रखना चाहता था। उसने महाद्वीप के ऊपर लेख लिखने के लिए एक विद्वान अल-बेरूनी को काम सौंपा। अल-बेरूनी जो कि उसके साथ ही इंडिया आया था, और पहले के जो रूलर्स होते थे वो अपने साथ या अपने दरबार में स्कॉलर्स को रखते ही थे, और जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो अपने साथ विद्वानों को लेकर आते थे, ताकि वो उस नई जगह के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी लिख सके। यह किताब या लेख अरबी भाषा में लिखी गई, यानी अल-बेरूनी ने जो बुक लिखी थी इंडिया के ऊपर, वो अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसका नाम था किताब उल हिंद। यह इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है महमूद गजनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। इस किताब या लेख को लिखने के लिए संस्कृत विद्वानों से भी सलाह ली गई थी। इस प्रकार महमूद गजनी ने अपने आक्रमण और यात्रा वृत्तांत को अल-बेरूनी के द्वारा किताब उल हिंद नामक बुक में लिखवाया। नाउ फैक्ट फाइल। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से, यानी स्वर्णलिंग में से एक फेमस ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पे अटैक किया और बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात और पत्थर यहाँ से लूटकर ले गए, और अटैकर्स ने दीवारों को सीढ़ियों से निशाना बनाया, यानी सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ कर उन्होंने दीवारों को निशाना बनाया और मंदिर को तोड़ा फोड़ा। उन्होंने पर्सनली, किन्होंने? महमूद गजनी ने पर्सनली वो जो ज्योतिर्लिंग था सोमनाथ के गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, उस ज्योतिर्लिंग को 2 टुकड़े में तोड़ दिया, और साथ ही वो ज्योतिर्लिंग का जो टुकड़ा था उसे अपने साथ गजनी ले गया।
और कहा जाता है कि महमूद और उसके सैनिकों ने लड़ाई के बाद लगभग 6.5 टन सोना इंडिया से उड़ाया, यानी इंडिया से ले गए लूटकर। अब आप सोच सकते हैं कि 6.5 टन सोना यानी 6500 केजी सोना वो इंडिया से ले गया। और साथ ही अपने वो टुकड़े किए हुए जो लिंग थे, भगवान शिव के लिंग, वो भी वो अपने साथ गजनी ले गया और मंदिर के द्वार पर स्थापित किया। तो इस तरह से महमूद गजनी ने इंडिया के सभी मंदिर शहरों को लूटा। राइज ऑफ द चोलाज। चोलाज ने साउथ इंडिया में तंजौर को अपनी कैपिटल के रूप में स्थापित कर एक पावरफुल एम्पायर खड़ी की। वे एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो मुख्तियार के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने कावेरी डेल्टा में अपनी पावर्स स्थापित किया, यानी सत्ता स्थापित की। वे कांचीपुरम के पल्लवाज के अधीन थे। वे कांचीपुरम के पल्लवाज राजाओं के अधीन थे। बिकायला उरायूर के चोलाज एंशियंट फैमिली यानी उरायूर चोलाज के प्राचीन परिवार से रिलेटेड थे, जिन्होंने 9th सेंचुरी के मिडिल में मुत्तियार से डेल्टा प्रदेश पर कब्जा कर लिया था, यानी मुत्तियार से डेल्टा प्रदेश छीन लिया था। उन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण करवाया और वहां देवी निशुंभा सिद्धनी का मंदिर बनवाया। चोलाज ने अपने सक्सेसर यानी उत्तराधिकारियों में राजा राज और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट के कार्यकाल में तेजी से अपने एम्पायर्स का विस्तार किया। उन्होंने साउथ इंडिया के बाहर भी श्रीलंका, जावा और सुमात्रा तक चोल एम्पायर का विस्तार किया। राजा राज सेकेंड यानी राजेंद्र प्रथम का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी और राजा राजा का पोता, इन्होंने चेरों को हराया और मदुरई को भी अपने अंडर कर लिया, यानी अपने अधीन में ले लिया। और ईस्टर्न चालुक्यों को भी उखाड़ फेंका, यानी उसको बुरी तरह से हरा दिया। राजा राजा को उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने सफल बनाया, जिन्होंने चोल एम्पायर को बुलंदियों पर पहुंचाया। चोल एम्पायर्स मंदिर, वास्तुकला और कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में भी राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम में मंदिर स्थापित किया, यानी स्थापत्य कला की भव्यता को उन्होंने मंदिरों के निर्माण और कांस्य प्रतिमाओं और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। उनके द्वारा स्थापित किए गए मंदिर जो चोलपुरम में है, गंगईकोंडा में, वो आज भी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और चोल एम्पायर्स के समय में इन मंदिरों का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, यानी चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया, कह सकते हैं हम शॉर्ट में। मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान ही नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर भी था, यानी यहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हुआ करती थी। रूलर्स और अदर लोगों के द्वारा, यानी आम जनता के द्वारा, रूलर्स और अन्य लोगों के द्वारा मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी। अर्थात बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे वो तो मंदिर को भूमि दान में देते ही थे, और भी जो पूंजीपति लोग होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो भी मंदिरों को भूमि दान में दिया करते थे। उस भूमि के उपज का उपयोग मंदिर के खर्चे और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए किया जाता था। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज द्वितीय ने, यानी राजा राज सेकेंड के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में मंदिर का निर्माण किया। मंदिरों में
या मंदिरों से जुड़े शिल्पों में ब्रॉन्ज इमेजेस या कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें भगवान शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा वाली नटराज की मूर्ति विशिष्ट महत्वपूर्ण है, यानी खास है। और आपसे अक्सर पूछा जाता है यह प्रश्न कि राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया, तो आप इसका आंसर देंगे कि चोल राजाओं में राजा राज सेकेंड ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किस जगह पे, तो अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में। और यहाँ की सबसे फेमस जो मूर्ति है वो है भगवान शिव की नटराज की मूर्ति। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलाज। चोलाज की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वह कैसा था, उन्होंने किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था चलाई। सम्राट राज्य के हेड होते थे यानी प्रमुख होते थे। वे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, न्याय व्यवस्था और युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करते थे। वे मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की हेल्प से अपने ड्यूटीज यानी कर्तव्यों का पालन करते थे। उत्तरामेर शिलालेख से, शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन से हमें चोल शासकों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आप सोचते होंगे कि शिलालेख क्या होते हैं। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखा हुआ। तो उस समय चूंकि कागज का आविष्कार नहीं हुआ होगा या लिखने की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखवाया करते थे अपने संदेश, अपने मैसेजेस, ताकि पब्लिक उसे देख सके, पढ़ सके। इसलिए तो उसी को कहा जाता है शिलालेख या इंस्क्रिप्शन। उत्तरामेर के शिलालेख से हमें कम से कम उस समय के 3 प्रकार की विधानसभाओं का उल्लेख मिलता है। इन सभाओं में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाई थी, यानी इन सभाओं का जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी या प्रशासन व्यवस्था थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। ये विधानसभाएं थी क्या क्या, उर, सभा और नगरम, यानी 3 प्रकार की संस्थाएं थी उस समय। उसमें उर जो था वो आम ग्रामीण जनता की सभा थी, जहां उन सभी वर्गों के लोगों के पास अपनी जमीन थी जो विधानसभा की मेंबर बनने के लिए हकदार थे। सभा ब्रह्मदेव गांव की एक खास ब्राह्मण सभा थी, जहां सभी भूमि ब्राह्मणों की थी। और ये ब्रह्मदेव नाम का जो गांव था वहां पर ब्राह्मणों की एक खास सभा थी, जिसमें वहां की सारी भूमि जो थी ब्राह्मणों के अंदर थी या ब्राह्मणों के पास थी। उन्होंने अन्य सभी विधानसभाओं के सम्मान की आज्ञा दी। उन्होंने कौन? ब्राह्मणों ने। नगरम, नगरम व्यापारियों की एक सभा थी। चिंगलेपुत जिले के उत्तरामेरुर चौल शिलालेख, वहां भी एक शिलालेख है उत्तरामेरुर में, जिसमें जो कि चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। उसमें विभिन्न प्रकार के लैंड्स के बारे में हमें सूचना मिलती है जो सभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि उस समय जो लैंड्स थी या जमीन थी वो कितने प्रकार की थी। उस समय जो लैंड थी उन लैंड्स को या जमीन को किस किस कैटेगरीज में बांटा गया था। तो पहला, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दी गई भूमि और गैर ब्राह्मणों की या किसानों की भूमि। मंदिरों को दान में दी गई भूमि और स्कूलों को, विद्यालयों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि। साथ ही जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। और अब हम लोग देखेंगे कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता था या सभा का मेंबर बनना चाहता था
उसके लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए थी। तो सबसे पहला क्या है कि उसके पास अपनी भूमि होनी चाहिए, यानी लैंड का ऑनरशिप होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, या फिर वो रेवेन्यू कलेक्टर होना चाहिए, जिसके पास पैसे हो, कह सकते हैं हम। दूसरा, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरा, उसका अपना घर होना चाहिए। चौथा, या तो उसे प्रशासनिक कार्य क्षमता में दक्ष होना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एक्सपर्ट होना चाहिए। पांचवा, या तो उसे वेदों का नॉलेज होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। छठा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने संपत्ति का ब्यौरा सबमिट नहीं किया, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। और ऐसे व्यक्ति जो पहले ही 3 साल से किसी सभा या कमेटी का मेंबर है, वो भी किसी दूसरे कमेटी या सभा का मेंबर नहीं बन सकता था। इस प्रकार जो भी योग्य उम्मीदवार होते थे, उनके नाम टिकट्स पर लिखे जाते थे। और ये टिकट्स होता था क्या, तो पाल्म लीफ, यानी ताड़ के पत्ते। तो उस पर उन सभी योग्य उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते थे और फिर उन सारे पत्तों को मिट्टी के घरों में डाल दिया जाता था, या मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था। और फिर एक छोटे से बच्चे को उस घड़े में से वो पत्ते निकालने को कहा जाता था। और जिन जिन लोगों के नाम के पत्ते निकलते थे, उन लोगों को सभा की मेंबरशिप प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि अर्ली मेडिवल पीरियड में कौन कौन से ग्रेट रूलर्स हुए और उन्होंने कौन कौन सी एम्पायर्स खड़ी की, साथ ही उन्होंने कौन कौन से फेमस मंदिरों का निर्माण कराया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसी थी। ये सारी बातों को हम लोगों ने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा और जाना। अब थिंग्स टू रिमेंबर, इस चैप्टर की मेन बातें जो आपको याद रखनी है वो नीचे दिए गए हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें और याद कर लें, ताकि ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर सको। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे, या कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हुई है और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो फिर इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के बाकी के वीडियोज़ भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।